नमस्कार, शाम के बज चुके हैं 4 का चक्र भी लेकर हाजिर हूं मैं पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। पहली खबर रहेगी स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत की। दरअसल कोचीन में पीएम मोदी ने देश आईएनएस विक्रांत को समर्पित किया। कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ की लागत आई है। नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया। दूसरी खबर बलरामपुर से है, जहां सीएम योगी ने मां देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अधिकारियों संग अहम बैठक की। तीसरी बड़ी खबर काशी से, जहां भूपेंद्र सिंह चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष कमान संभालने के बाद पहली बार पहुंचे। आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी अधिकारियों संग बैठक कर रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एलडीए अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल एलडीए के करोड़ों रुपए की जमीन पर बिना एनओसी के डेवलपर ने 5 मंजिला अपार्टमेंट तैयार किया, करोड़ों रुपए के फ्लैट बेचे। इसके अलावा कई और बड़ी खबरें जिनसे आपको रूबरू करवाएंगे। नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन में आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित कर दिया। कोचीन में शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। आईएनएस विक्रांत की नौसेना में शामिल होने से कोचीन शिपयार्ड के शेयर में 4% तक तेजी दर्ज की गई। बता दें कि आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। तो देखिए, आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है देश के लिए। नौसेना को पीएम मोदी ने सौगात दी और आज आईएनएस विक्रांत देश को सुपुर्द हुआ। नौसेना को आईएनएस विक्रांत मिल चुका है, इसकी अपनी ही खासियतें हैं। और बड़ी बात यह है कि हम जो अपनी स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर के तौर पर पेश किया गया है। तो सेना को समुद्र का बाहुबली मिला है। देखिए, इसको बनने में 13 साल लगे हैं। आईएनएस विक्रांत को बनने में 13 साल लगे हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है और बड़ा एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारे बढ़ते कदमों को लेकर। दुनिया अब समंदर में भारत की ताकत को देखेगी। आईएनएस विक्रांत में सब कुछ स्वदेशी है, यहाँ तक कि उसके बेस में लगा स्टील भी स्वदेशी है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि आज एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया है। नौसेना को आईएनएस विक्रांत मिला। समंदर में तैरता किला आईएनएस विक्रांत कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा खास है। आज जैसा हमने जिक्र भी किया कि बड़ा ही आज ऐतिहासिक दिन है। कोची में आज ये देश को दिया गया, देश की सेना को मिला है। सेना को समुद्र का बाहुबली मिला, तो चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। आईएनएस विक्रांत को बनने में 13 साल का समय लगा है और आत्मनिर्भर भारत की ओर ये हमारे बढ़ते कदम हैं। और उसकी एक बानगी के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि एक उसकी बानगी है, क्योंकि हम लगातार मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत में बना पहला विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी ने केरल के कोच्चि में एक भव्य समारोह में आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया। इस विमान वाहक पोत का वजन 45,000 टन है। इसे बनाने में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारत में निर्मित ये अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। मिग-29 और हेलीकॉप्टर समेत इसमें एक समय में 30 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं। इस युद्धपोत की जो क्षमता है वो है 1600 लोगों की। पीएम मोदी ने इसे नौसेना में शामिल करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक झलक है और आज भारत उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जो स्वदेशी रूप से इतने बड़े युद्धपोत बना सकते हैं। विक्रांत ने आज नया आत्मविश्वास जगाया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने नए जो नौसैनिक ध्वज है उसका भी अनावरण किया और नए ध्वज के ऊपरी हिस्से में एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को शामिल किया गया है। अभी तक नौसेना के ध्वज में क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज बना था, इसके बीच में अशोक चिन्ह था, उसे हटा दिया गया। नए ध्वज में नीले रंग के बैकग्राउंड में सुनहरे रंग से अशोक चिन्ह बना हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अशोक चिन्ह छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर पर बनाया गया है। ध्वज में नीचे संस्कृत भाषा में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शम नौ वरुण, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो, ये लिखा है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत
विषेद भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर। और बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। महंत मिथिलेश नाथ और विधायकों के साथ मिलकर सीएम योगी नवरात्रि मेले की तैयारियों पर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको फिलहाल दे रहे हैं। लगातार देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है नवरात्र की पूजा यहाँ पर, क्योंकि मेला लगता है और उस बड़े मेले के लिए पदाधिकारियों संग बैठक चल रही है। महंत मिथिलेश नाथ और विधायकों के साथ सीएम योगी ने बैठक की। बलरामपुर में योगी की शक्ति साधना नवरात्रि मेले की तैयारियों पर सीएम योगी ने जहां समीक्षा बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ देवी पाटन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। बलरामपुर के दौरे के दौरान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद मेले की तैयारियों को लेकर बैठक भी की। लापरवाह अफसरों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 73 अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। जनता की शिकायत ना सुनने वालों को नोटिस भेजा गया। संतोषजनक जवाब ना मिलने पर कार्रवाई तय है। 5 कमिश्नर, 10 जिलाधिकारियों को नोटिस, 3 एडीजी, 5 आईजी, डीआईजी, 10 एसएसपी से भी जवाब तलब, 10 पुलिस थाने, 10 तहसीलों से मांगा गया स्पष्टीकरण, 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त को भी नोटिस भेजा गया है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई है। अगर आप कोई भी जनता के काम नहीं करेगा या फिर कोई भी अगर लापरवाही बरतता है या फिर कोई भी करप्टेड नजर आता है, तो ऐसे में चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उनको अब कार्रवाई का सामना तो करना होगा। बड़ी बात यह है कि सीएम ने जिनको ये नोटिस भेजा उनसे क्या क्या सवाल पूछे, जिनका जवाब मांगा है। शिकायतों का समय से निस्तारण ना होने का क्या कारण रहा, की शिकायतों को अफसर अनदेखी क्यों कर रहे थे। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे गए हैं। बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े अफसर, चाहे आईजी, डीआईजी हो, एसएसपी हो, तो आपने देखा कि बड़े स्तर पर सवाल पूछे गए हैं। 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त को भी नोटिस भेजा गया है। अब आपको वो सवाल बताते हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पूछे गए हैं इन अधिकारियों से। आप सीधे मुद्दा सवाल देखिए कि क्या कुछ सवाल हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि सीएम ने पूछा है कि शिकायतों का वक्त से निस्तारण क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पूछा। उसके बाद क्यों ना इसमें गंभीर लापरवाही मानते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनता की शिकायतों को अफसर अनदेखी क्यों कर रहे थे, ये सवाल हैं जो पूछे गए हैं। अफसर जनता की शिकायतों के निराकरण में ढिलाई क्यों बरत रहे थे, ये सवाल जिनका जवाब देना होगा। 5 कमिश्नर, 10 डीएम शिकायतों को निराकरण करने में क्यों असफल रहे, शिकायतों का समय से निस्तारण ना होने का क्या कारण रहा, इन सवालों के जवाब अब देने होंगे। क्यों ना इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की जाए।
अब इन सवालों का जवाब अधिकारियों को देना होगा जो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पूछे गए। जनता की शिकायतों को अफसर क्यों अनदेखी कर रहे थे, इन्हीं सवालों के तहत अब उनको जवाब देना होगा। और जवाब अगर लगता है अब योगी आदित्यनाथ को कि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, यानी ये कह लीजिए कि सेटिस्फैक्शन दे या फिर ये पर्याप्त है, तब तक इनको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर लापरवाही नजर आती है तो इनके खिलाफ एक्शन भी होगा। यही सवाल में पूछा भी गया। अब बड़ी बात यह देखिए, अपराधियों को सजा दिलाने में लगातार जो भी अपराधी हैं, अगर कोई अधिकारी लापरवाही कहीं बरतता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अब अपराधियों को सजा दिलाने में योगी सरकार सबसे आगे है। बाकी राज्यों की तुलना में दोगुनी संख्या में सजा महिला अपराधों में दोषियों को मिली है और इसमें अव्वल रहा है भी महिला अपराधों में 59.1% दोषियों को सजा। यूपी में 7,713 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। सजा के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर एमपी है। यूपी में 7,713 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। सजा के मामले में दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर एमपी। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचे भूपेंद्र सिंह चौधरी। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में अहम बैठक जारी है। आगामी चुनाव रणनीति को लेकर मंथन। देखिए, लगातार कल जिला गाजियाबाद में थे, आज काशी पहुंचे हैं। आप समझ सकते हैं कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2024 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन 2024 को लेकर रणनीति अभी से गांठी जा रही है। मिशन काशी पर है बीजेपी के चौधरी। अब काशी, क्योंकि देखिए ये जो वाराणसी क्षेत्र है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो और मजबूती चाहिए। वैसे भी चाहे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें या फिर यहाँ पर कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिसके तहत बीजेपी ने लगातार जनता के बीच बढ़त हासिल करने की पूरी कोशिश की। इस बीच संगठनात्मक तौर पर भी वहाँ मजबूती और पाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संतोष ओझा हमारे साथ हैं। संतोष, आज भूपेंद्र सिंह चौधरी काशी में पहुंचे तो क्या क्या हुआ और किन पहलुओं पर बात हुई है, आज मंथन हुआ है? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव सामने है और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाए कि उसके गुणागणित में ये सारी कवायद की जा रही है और ये दौरा भी इसी से जुड़ा हुआ है। समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश वो जगह है जो दिल्ली के रास्ते को आसान बनाता है। 80 सीट से पे जीत की इनकी दावे हैं और नजर है, ये कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। इनका साफ साफ कहना है, इन्होंने खुल के भी बोला कि जो प्रदेश की सीटें हैं, लोकसभा सीट है, उन पे पूरी तरीके से हमें काबिज करना है। और शायद यही वजह है कि बैठक जो चल रही है, हालांकि मीडिया को अभी अलाउ नहीं किया गया है, आने के बाद बातें साफ होंगी कि किन किन विषयों पे फोकस किया गया। लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो साफ साफ कहते हैं कि खास करके संगठन और बूथ स्तर की तैयारियों पे न केवल ये समीक्षा कर रहे हैं बल्कि इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बूथ स्तर पे किन किन स्तर की और किन किन तरीकों की तैयारियां हैं। समझा जा सकता है कि 2024 का चुनाव न केवल एक महत्वपूर्ण चुनाव होगा बल्कि उसको ऐतिहासिक बनाने का एक प्रयास जो है उस पे सारा मंथन चल रहा है। और यही ये मीटिंग या ये कहा जाए कि ये दौरा शायद इसी से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है। जी अच्छा, अभी तक कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है कि किन किन पहलुओं पर चर्चा चल रही है, लेकिन आपके अपने सूत्र क्या कहते हैं? आज जो पदाधिकारियों संग बैठक हो रही है, यहाँ पर सिर्फ संगठनात्मक बातें हो रही हैं या फिर कुछ और भी खास है? देखिए, जो कल रात में या फिर आज सुबह दर्शन के दरमियान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, वो साफ साफ कहा कि ये संगठन की मीटिंग है और संगठन की मीटिंग में अपनी मजबूती और मजबूती के साथ साथ चुनाव की रणनीति, इन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। समझा जा सकता है कि इन दो बिंदुओं के साथ साथ एक तीसरी बिंदु ये भी बात बन सकती है कि आखिर जो रणनीति है, खास करके जो 24 की रणनीति है, उस रणनीति के विषय में जो स्थानीय स्तर के नेता है या ये कहा जाए कि जो प्रारंभिक नेता है, उन प्रारंभिक नेताओं की क्या तैयारी है। सबसे जो बड़ी बात क्षण के आने की उम्मीद है वो ये कि निश्चित तौर पे कोई मंत्र देंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पहले से तमाम अपने बाइटों में इस बात को उन्होंने स्वीकारा है कि इस बार की जीत ऐतिहासिक होगी। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है न केवल उसका निर्वहन किया जाएगा बल्कि उसमें पूरा खरा उतरा जाएगा। तो ये साफ साफ मतलब है कि पूरी कवायद, पूरी मंथन की जो गतिविधि होगी वो न केवल जीत पे आधारित होगी बल्कि बूथ स्तर की तैयारियों से भी जुड़ी होगी। जी चलिए, ठीक है डॉक्टर संतोष, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एलडीए की जमीन पर 4 साल तक धड़ल्ले से निर्माण होता रहा। एलडीए की जमीन पर 5 मंजिला अपार्टमेंट बनके तैयार हो गया। 5 मंजिला अपार्टमेंट के फ्लैट्स को करोड़ों रुपए में बेचा भी गया। एलडीए के करीब 100 करोड़ की जमीन पर फ्लैट बनकर तैनात हो चुके हैं। एनओसी के बगैर
अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट बनकर 90 फ्लैट बिक चुके हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपार्टमेंट का मानचित्र निरस्त कर दिया। आखिर सरकारी जमीन पर किस अधिकारी ने फ्लैट्स बनाने की मंजूरी दे दी? आखिर जब निर्माण कार्य चल रहा होता है तो ये गायब कहां हो जाते हैं अधिकारी? सो रहे होते हैं क्या तब तक? सालों में बनकर तैयार हुए फ्लैट्स उसके बाद तोड़ने की बारी आ जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन से वो अधिकारी जिनकी देखरेख में सब कुछ चल रहा होता है और पहले क्या आंखें बंद हो जाती हैं? पहले सो जाते हैं क्या अधिकारी जब इनका निर्माण कार्य चल रहा होता है? 100 करोड़ रुपए की कीमत की एलडीए की जमीन पर फ्लैट बनकर तैयार होकर बेचे जा चुके हैं। सोचिए, एलडीए की जमीन 100 करोड़ की, जिसकी कीमत 100 करोड़ है, एलडीए की उस जमीन पर 90 फ्लैट बनाकर बेच दिए जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पूरा झोल है, पूरा जो घोलमोल है वो है ही एलडीए के अंदर। ये पूरा घालमेल जो है वो एलडीए का ना हो तो किसका हो? एलडीए के अधिकारी क्या पहले सो रहे होते हैं? यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कर क्या रही होती है? एलडीए की उनकी अपनी जमीन पर कैसे इतने सारे फ्लैट्स बनकर तैयार हो जाते हैं, बिक जाते हैं? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी, लेकिन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पर फ्लैट बनकर बिक जाते हैं और इनको कानों कान खबर नहीं लगती क्या? क्या इनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये पूरी प्रक्रिया हो सकती है? प्राधिकरण के अधिकारियों की नाक के नीचे 4 सालों तक बेधड़क निर्माण कार्य चलता रहा और अधिकारी आंखें बंद करके देखते रहे। अब 4 सालों के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुंभकर्णी नींद खुली है, जिसके बाद अग्रसेन हाइट्स का जो मानचित्र था उसको निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। अग्रसेन हाइट्स की बात की जाए तो सीतापुर रोड पर 5 मंजिला ये अपार्टमेंट बनाया गया है, जिसकी ना तो एनओसी ली गई थी, लेकिन निर्माण कार्य 4 सालों तक बेधड़क चलता रहा। अधिकारी थे कि वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे, जिसका नतीजा रहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो सीलिंग की 100 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन थी उस पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य होकर तैयार हो गया। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण कुंभकर्णी नींद से जागा है, जिसके बाद मानचित्र निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा अग्रसेन हाइट्स के निर्माण करने वाले लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और खबर शामली के आदर्श मंडी क्षेत्र के सिक्का की है, जहां पर शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। भूमिया खेड़ा में अलग अलग जगह पर मांस के टुकड़े चढ़ाए गए। जब गांव वालों ने सुबह ये देखा तो वो हड़कंप वहां पर मच जाता है और गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज्यादा। गांव वाले भूमिया खेड़ा पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और मामले की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। गांव वाले काफी आक्रोश में हैं, क्योंकि शनिवार के दिन भूमिया खेड़ा पर हवन यज्ञ होना है। गांव वालों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। ऐसे में एएसपी ओपी सिंह ने लोगों को समझाया और जल्द ही माहौल बिगाड़ने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आश्वासन दिया है। उनसे हमारी भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो शामली के लोग हैं उन्होंने शांति का परिचय दिया है और लोग वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल रह रहे हैं। देखिए, जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना अंतर्गत ग्राम सिक्का में जो एक ग्राम देवता स्थापित, जैसे हर गांव में पश्चिम में होते हैं ग्राम देवता का जहां स्थान था, रोजाना की बात सवेरे के समय जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि कुछ वहां अवांछनीय चीज़ पड़ी हुई थी। तत्काल उन्होंने मंदिर प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी से लेकर अधिकारी लेवल तक यहाँ भ्रमण किया गया और निसंदेह है जब तक पुलिस आई उससे पहले ग्रामीण के जो ग्राम प्रधान से लेकर बाकी जो साम्भ्रांत लोग थे उन लोगों ने काफ़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया और वहाँ से अवांछनीय चीज़ जो थी नियमानुसार हटाकर उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। जिस किसी व्यक्ति द्वारा इस तरीके के खुराफात करके अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हम उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण करा रहे हैं और इसमें विधिक कार्रवाई कराएंगे। पूजन होना था जग का और यहाँ रात किसी ने मांस के टुकड़े डाल धकेल दिए और अभी इससे पहले तो कभी हमारे यहाँ गांव में नहीं हुआ, लेकिन आज भूमिया खेड़े पे 11 जगह मांस के टुकड़े धकेल दिए और ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे किसने इस तरीके का ये शरारती तत्व ने काम किया। इंस्पेक्टर साहब, एसडीएम साहब और सीओसीटी सभी लोगों के नॉलेज में डाल दी में हाल लग रहे, जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके लिए कार्रवाई की।
ग्रेटर नोएडा में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। शराब ठेकों पर ओवर रेटिंग के मामले में एक्शन। गौतम बुद्ध नगर एक्साइज डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा। डीईओ राकेश बहादुर ने मामले पर संज्ञान लिया, एक्शन लिया। मॉडल शॉप छपरौला पर ओवर रेटिंग को लेकर कार्रवाई की गई। मॉडल शॉप के संचालक विकास कुमार गर्ग को नोटिस दिया गया है। डीईओ राकेश बहादुर ने 75,000 का जुर्माना लगाया। ओवर रेटिंग करने वाले सेल्समैन को अरेस्ट किया। कार्रवाई के बाद भी कई शराब ठेकों पर यह ओवर रेटिंग चल रही है। और निशांत हमारे साथ है। निशांत, ये ओवर रेटिंग का आजकल धंधा बहुत चल रहा है और न्यूज में की खबर दिखाए जाने के बाद असर डीओ खुद कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए, जिले के अंदर आबकारी विभाग जो है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में है जी। जिसके बाद न्यूज इंडिया ने जब खबर दिखाई, खबर दिखाने के बाद जो आबकारी विभाग है, डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट फिर गहरी नींद से जागता है और उसके डीओ जो राकेश बहादुर है फिर एक्शन लेते हैं। हालांकि ये वीडियो जो वायरल हो रहा था, वायरल वीडियो को हमने जब दिखाया तो प्रमुखता से आने के बाद अब जो आरोपी सेल्समैन है उसको अरेस्ट किया गया है। जो संचालक है उसको 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और ठेके पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर लगातार जो शराब के ठेकेदार हैं लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं, ओवर रेटिंग कर रहे हैं। दिन हो या रात लगातार जमकर वसूली की जा रही है। लेकिन सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे इनका डायरेक्ट संपर्क होता है, साठ-काट रहती है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लगातार दिन और रात में लगातार कालाबाजारी करते हैं। ऐसे ही नोएडा में इतने मॉडल शॉप हैं, इतनी शराब की दुकानें हैं जो लगातार धड़ल्ले से कालाबाजारी लगातार संचालित कर रही है। चलिए, आप ठीक है निशांत, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर मेरठ से है। शराबी पुलिसकर्मी ने मचाया उत्पात। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने युवक से मारपीट की। पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शराबी पुलिसकर्मी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो। अब मेरठ के कस्बा किठौर का ये वायरल वीडियो है। नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। शराबी पुलिसकर्मी की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। बना रहा था सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली पीआईएल मंजूर की है। अखिल भारतीय संत समिति के दाखिल की गई थी द्वारा पीआईएल। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस भेजा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर अगले महीने सुनवाई करेगा। और ये देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि अभी तक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चाएं तमाम चल रही थी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये पीआईएल स्वीकार कर ली है और अभी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगले महीने से इस पर सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली पीआईएल को मंजूर कर लिया है। यह बड़ी खबर। इस बीच अखिल भारतीय संत समिति द्वारा दाखिल की गई पीआईएल स्वीकारी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस भेजा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली पीआईएल मंजूर कर ली है। अखिल भारतीय संत समिति द्वारा ये पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस पर अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और पीयूष हमारे साथ है। पीयूष, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक जनसंख्या नियंत्रण पर सिर्फ बात हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई लोगों ने ये मांग की थी कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक कानून बनाया जाए, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित जो याचिका है, जो
अगर हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े हुए, उनके साथ टैग किया है। यानी कि अब जो भी सुनवाई होगी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, अलग अलग जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले भी डाली गई थी, उसी एक ही साथ सारी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती है, उनकी जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी, उस पर कहीं ना कहीं ये बात कही है और एक नोटिस जारी किया है। तो निश्चित तौर पे जो लोग याचिका जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही थी, हालांकि कई लोगों ने ऐसी भी याचिकाएं डाली हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए, कई बातें कही गई, कई धर्म का जिक्र किया गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पे एक बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।